नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो में हम चर्चा करते हैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के साथ, जो कि आपको बताते हैं कि कोविड-19 से किस तरीके से आपको डील करना है। आज के खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश सिंह नरूका, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरूका, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 डिजिटल पर आपका। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया मच। अपना समय थैंक यू हमारे मैम। साथ व्यतीत करने के लिए, और खास तौर पर इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है, एक ऐसी महामारी जिससे हम सभी इस समय डील कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे जी, यही जानना चाहेंगे कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, और खास तौर पर अभी तक जो हमें समझ में आया है कि आईज़, नोज़, थ्रोट, माउथ, ये कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सीधा-सीधा डायरेक्टली हम कोविड-19 से इन्फेक्टेड होते हैं। क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए बचने के लिए कोविड-19 से? जी। देखिए, जैसा आपने बताया कि जो कोविड-19 है, ये हमारी लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़ों की एंट्री है नोज़, थ्रोट या फिर आईज़। किसी भी तरह से वायरस जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के तौर पे किसी भी इन्फेक्टेड आदमी की खाँसी, छींक या बात करते वक़्त वातावरण में चले जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस संक्रमित हवा के संपर्क में आता है, तो उसकी नाक या मुँह के ज़रिए वो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। या कि संक्रमित चीज़ें, जैसे कि कोई आदमी की खाँसी या छींक की वजह से जो चीज़ें संक्रमित हो गई है, जैसे डोर नोब्स, आपके मोबाइल, आपके वायर्स, आपके मोबाइल और कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास सर्फेसेस, अगर उनको कोई असंक्रमित, जिसको संक्रमण नहीं हुआ है, वो उनको छू लेता है और उन छूने के बाद वो अपने नाक या मुँह या आँखों को हाथ लगाता है, तो ये वायरस इसी तरह से उस दूसरे आदमी के, स्वस्थ आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो अगर हम इस बेसिक कांसेप्ट को समझ पाएँ, तो अगर हम अपने हाथों से अपने नाक, मुँह को छूने से बचें, आँखों को छूने से बचें और ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिसको हम संक्रमित मानते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जो अजनबी है हमारे लिए, उससे हम एक गुड डिस्टेंस बना के रखें। तभी ये फिजिकल डिस्टेंस की बात की गई है कि संक्रमित व्यक्ति की खाँसी, छींक या उससे बात करते वक़्त आप अपने आप को उससे दूरी बनाए रखें, आप मास्क पहनें, तो इस वजह से वो संक्रमित वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जभी भी आप बाहर जाते हैं, अगर एक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो आप करते हैं, अगर आप मास्क लगाते हैं, तो आप संक्रमित होने की संभावनाओं से काफ़ी दूर रहते हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर, ये काफ़ी अहम बातें हैं और इन सभी का ध्यान हम सभी को रखना भी है। इसके अलावा ये भी बताइए कि कई बार चर्चा में और न्यूज़ में, खबरों में ये आया है कि शायद कोविड-19 एयरबॉर्न भी हो सकता है। अभी फिलहाल की स्टडीज़ क्या कह रही हैं, इस बात की कोई पुष्टि हुई है या नहीं? और ऐसे में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है। अभी जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं, उसमें इसको ड्रॉपलेट के अलावा एयरबॉर्न भी माना गया। ऐसा देखा गया कि जिन घरों में, जिन जगह पे संक्रमित व्यक्ति थे, उस जगह के 10 मीटर के आसपास के एनवायरनमेंट की हवा में ये वायरस पाए गए। तो ये माना गया कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स की अलावा ये हवा में भी कुछ समय तक रुक सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, उसका बहुत स्ट्रिक्टली पालन करें। जहाँ पे भी हवादार यानी वेंटिलेशन अच्छा होगा, तो वायरस के डाइल्यूट होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। मतलब वायरस की जो विरुलेंस कैपेसिटी है, वो उसकी क्वांटिटी पे निर्भर करती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे हवा ज़्यादा है, वेंटिलेशन ज़्यादा है, खुली जगह है, सर्कुलेशन ऑफ एयर अच्छा है, तो वहाँ पे वायरस के पार्टिकल हवा में डाइल्यूट हो जाते हैं। तो जो डाइल्यूट वायरस है, वो आपको इन्फेक्ट करेगा, इस बात की संभावनाएँ कम है। तो ऐसी जगह जो क्राउडेड है, ऐसी जगह जो क्लोज़ है, ऐसी जगह जहाँ पे एयर वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे वायरस दूसरे लोगों को संक्रमित करे, इस बात की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। सो एयरबॉर्न को अगर हम अपने ध्यान में रखें, तो एयरबॉर्न वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुले हवादार स्थानों पे रहें और जहाँ पे भी क्लोज़ स्पेस है, वहाँ पे हम वेंटिलेशन की प्रक्रिया को बढ़ा दें, ताकि वायरस का डाइल्यूशन हो जाए और डाइल्यूटेड वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा, इस बात की संभावनाएँ कम होती है। एब्सोल्युटली। साथ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं मास्क को पहनने में। कई सारी एडवाइजरीज़ जारी हुई हैं, किस तरीके से आप मास्क पहने, क्या प्रॉपर तरीका है मास्क पहनने का। अब कई बार हम देखते हैं कि जभी भी बोला जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन कराने जाएँ, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में किसी को लेकर जाएँ, तो आप डबल मास्किंग करिए। डबल मास्किंग के बारे में भी काफ़ी एडवाइजरीज़ जारी हो रही हैं।
डबल मास्किंग कैसे कर सकते हैं, क्या सही तरीका है? ऐसे में सर्जिकल मास्क यूज करना चाहिए, N95 मास्क यूज करने चाहिए, घर में बने हैंड मास्क यूज करने चाहिए। इस तरीके से जो भी डिफरेंट मास्क है उनकी यूसेज को प्रॉपरली तरीके से बताने के लिए आप हमें थोड़ा गाइड करें। सी 3 तरह के मास्क रूटीनली हम यूज करते हैं। एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो 3 लेयर्ड मास्क होते हैं, जो हम बहुत टाइम से जानते आए हैं। कोविड के आने के बाद हमने N95 मास्क के बारे में जाना। N95 मास्क वो मास्क है जो 95% तक रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं, और कपड़े के मास्क जो हम घरों पे बनाते हैं। रिसेंट गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर आप एक सर्जिकल 3 प्लाई मास्क लगाते हैं और उसके साथ एक धुला हुआ कपड़े का मास्क घर पे लगाते हैं, घर का बना हुआ जो है, तो आपको वायरस संक्रमित करे इस बात की संभावनाएं बहुत कम रह जाती है। N95 मास्क एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बनाए गए मास्क है। आम आदमी को, जो हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, जो हेल्थ केयर की चीजों से डील नहीं कर रहे हैं, उनको N95 मास्क की जरूरत नहीं है। वो एक साफ ओके। सुथरा हाइजीनिक घर का धुला हुआ कपड़े का मास्क और एक सर्जिकल 3 प्लाई मास्क, इन दोनों मास्क से ही वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मास्क को हमेशा आपको अपनी नाक से ऊपर पहनना चाहिए। मैंने देखा है मार्केट में भी, आपने भी देखा होगा, लोग मास्क को जी। नाक के नीचे लगा के घूम रहे हैं। नाक के नीचे मास्क लगा के घूमना बिना मास्क लगाए घूमने के बराबर है। दोनों में मैं कोई फर्क नहीं मानता हूँ। अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मास्क लगाते हैं तो मास्क को कृपा करके नाक के ऊपर ही लगाएं, और मास्क को बार बार नाक से नीचे करने का जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि सफोकेशन हो रहा है तो मास्क को नाक से नीचे कर दे, पर वो एक सही तरीका नहीं है। मास्क को नाक के ऊपर ही रखें। पहले आप 3 प्लाई सर्जिकल मास्क लगाएं, उसके ऊपर आप अपना घर का बना कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। जैसे ही आप घर आते हैं, एब्सोल्युटली। आपको उस मास्क को डिस्कार्ड कर देना होता है, सर्जिकल मास्क को, 3 प्लाई मास्क को। कपड़े के ओके। मास्क को आपको रोज धोने का जरूरत है। मैंने देखा है लोग कपड़े के मास्क को अपने घर के अंदर गए और दरवाजे के पास जहाँ पे चाबियां लगाते हैं वहां पे वो कपड़े का मास्क भी लगा दिया। ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपको मास्क को रोज धोने का जरूरत है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क की बाहरी सतह पर बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन ऑलरेडी चिपक जाते हैं, क्योंकि वही उनका काम है, पार्टिकल्स को ट्रैप करना। जब आप घर लाके उसी मास्क को आप लटका देंगे तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता, बजाय पर्पस सॉल्व होने के इट विल वर्क अगेंस्ट, ये आपके अगेंस्ट काम करेगा। तो मास्क को घर राइट। लाके धोएं, डिटॉल में, साबुन से, सर्फ के पानी से धो लें और धूप में सुखा दें। अगले दिन आप उस मास्क को दोबारा यूज कर सकते हैं। सर्जिकल 3 प्लाई मास्क को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो एक डिस्पोजेबल मास्क है। N95 मास्क वो एक हाई एंड मेडिकल मास्क है। वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ही है, क्योंकि वो पूरे टाइम वो एक्सपोज होते हैं इन्फेक्शन से, वायरस वाले पेशेंट से इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो वो लोग अपना N95 मास्क यूज करें। एब्सोल्युटली, ये कई बहुत ही अहम बातें आपने बताई हैं, जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि मास्क को कैसे पहनना है, डबल मास्किंग कैसे करनी है, कौन से मास्क आपके लिए ज़रूरी है, कौन से मास्क आपको बचा सकते हैं वायरस से, इन सभी बातों के बारे में क्लैरिटी दी है डॉक्टर ने और आप इन सभी बातों का बहुत ही ध्यान रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क पहनें, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 के साथ ही साथ कई नई बीमारियों का भी नाम हम सुन रहे हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस या फिर येलो फंगस, व्हाइट फंगस भी। इन सभी के बारे में थोड़ा क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में पैनिक ज़्यादा फैल रहा है, अवेयरनेस बहुत कम है। कैसे हो सकता है, किनको हो सकता है ये, और किस तरीके के प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, अगर आपको इस तरीके की डिजीज़ेज़ से बचना है तो? ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ब्लैक फंगस एक नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस एक बहुत पुरानी बीमारी है, जो बहुत समय से हम ब्लैक फंगस को देखते आ रहे हैं। ब्लैक फंगस एक तरह की फंगल जाति का एक फंगस है, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस या राइजोपस स्पीसीज का फंगस कहते हैं। ये फंगस हम सबके शरीर में ऑलरेडी है, हमारी नाक की सतह पे हमेशा ये वातावरण में रहता है, इसके स्पोर्स हमारे वातावरण में पहले से हैं। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है किसी भी वजह से, तो ये फंगस हमारे शरीर में ग्रोथ करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, हमारे टिश्यू में अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर हम फंगस की बात करें तो ये फंगल बीमारियां पहले भी थी, अभी भी हैं। कोविड के बाद अचानक इन बीमारियों की संख्या में उछाल इसलिए देखा गया क्योंकि कोविड अपने आप में इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पहले से कम थी, जिन लोगों की इम्यूनिटी दवाइयों से कम थी, जैसे कि एड्स,
किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर वाले पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम थी, तो उन पेशेंट्स को अगर कोविड हुआ तो उन पेशेंट्स में इस फंगस के जो ऑलरेडी बॉडी में है उसके ग्रो करने की संभावनाएं बढ़ गई। तो इस वजह से कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस के केस बहुत ज्यादा देखे गए। अब अगर हम बात करें व्हाइट फंगस, येलो फंगस की, तो मेडिकल साइंस में इस तरह का कलर वाइज कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ब्लैक फंगस भी ब्लैक नहीं होता है। व्हाइट फंगस, कैंडिडा की हम बात करें, येलो फंगस, फंगस की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो येलो पस नजर आता है, तो कुछ लोग उसको येलो फंगस कहने लगे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से टिश्यू जिसको वो इन्फेक्ट करता है उसका कलर डार्क हो जाता है क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इसलिए उसको ब्लैक साइन कहते हैं, ब्लैक टर्बिनेट साइन। तो इस वजह से लोग उसको ब्लैक फंगस कहना शुरू कर दिए। पर बेसिकली ये सारी फंगल इटियोलॉजी वाली बीमारियां हैं जिनका कोई कलर से संबंध नहीं है। हर फंगस का एक कलर हो सकता है, उनकी ग्रोथ पैटर्न हो सकता है, पर येलो फंगस, व्हाइट फंगस ऐसे लिटरेचर में कहीं बहुत ज्यादा अवेलेबल हमारे पास जानकारी नहीं है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस को कहा गया है क्योंकि ये टिश्यू को ब्लैक कर देता है। येलो और व्हाइट फंगस एक्चुअली उनके ग्रोथ पैटर्न, उनके पस के कलर के आधार पर लोग कई बार बोल देते हैं। ओके, बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं जिनके बारे में हमें अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। ये जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, इन सभी चीजों को आप बहुत ही ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे आसपास व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कई फॉरवर्डेड मैसेजेस के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती हैं। लेकिन आप उन सभी से दूर रहें और जो हेल्थ केयर एडवाइजर्स आपको बता रहे हैं, केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। अब एक और अहम चीज के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी डॉक्टर, और वो है, हम देख रहे थे कि काफी सेकेंड वेव के केसेस जैसे जैसे बढ़ते गए, थोड़ा सा भी किसी को सिम्टम्स आए तो लोगों ने ये शुरू कर दिया था कि वो सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि एक सेट प्रोटोकॉल था कोविड-19 की मेडिसिन का जो सब जगह पहुंच गया था, जिसमें कई दवाइयां थी बहुत ही कॉमन, जैसे आइवरमेक्टिन हो गई, विटामिन सी हो गई, डोलो हो गई। इन सभी मेडिसिन को सभी लोग जिनको थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन था या फिर कोई और मतलब उनको कोविड नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत सिम्टम्स थे, या फिर उनके घर में किसी को कोविड था, तो सभी लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर दिया था। इन चीजों को किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए? क्या ये सही तरीका है फॉलो करने का या नहीं? देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। मैंने एक पेशेंट को व्हाट्सएप प्रेस्क्रिप्शन दिया था, एक पेन से एक प्रेस्क्रिप्शन लेटर हेड लिख के दे दिया था। बाद में किसी और पेशेंट ने उसको मुझे रेफरेंस के तौर पे भेज दिया, मुझे ही, कि आई एम फॉलोइंग दिस प्रेस्क्रिप्शन सेंड बाय माय फ्रेंड। सो मैं आपको ये सलाह देता हूँ, हर इंसान की बनावट, हर इंसान का जेनेटिक स्ट्रक्चर, हर इंसान की एज, उसका वजन, उसकी एसोसिएटेड इलनेस डिफरेंट है। कृपा करके अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें। आपकी बीमारी आपसे कहीं बेहतर डॉक्टर समझ सकता है, आपको कहीं बेहतर वो इलाज दे सकता है, आपकी जरूरत के अनुसार वो आपको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। आपको खुद से ना तो इन्वेस्टिगेट अपने आप को करने की जरूरत है, ना ही अपने आप को मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस। हमने देखा पेशेंट्स ने खुद ने ही कोरोना का टेस्ट किए बिना कोविड की आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, जैसा आप बता रहे डोलो, स्टीरॉइड तक खुद से लेना शुरू कर दिए। सारे सिम्टम्स, सारी इटियोलॉजी, सब कुछ उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कहीं से भी अपने फ्रेंड से इंफॉर्मेशन ले ली और खुद से ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोविड से रिलेटेड या किसी भी तरह के सिम्टम आते हैं, जैसे ब्लैक फंगस की अभी हम बात करें, पीपल आस्किंग फॉर अस कि भाई ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट क्या ले लें, हम क्या नहीं ले लें। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई फोबिया रखने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट हैं, जब भी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह से ही इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसकी सलाह से ही अपने आप को ट्रीटमेंट करें। ना अपना सिटी स्कैन आपको व्यक्त कराने का जरूरत है, ना आपका बायोप्सी करने का जरूरत है, ना आपको एंडोस्कोपी करने का जरूरत है। लेट द एक्सपर्ट टेक कॉल कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी एज, आपका वजन, आपकी एसोसिएटेड इलनेस, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके साइंस सिम्टम, हर व्यक्ति के अलग होते हैं मैम। आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रीट करें। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी था सब लोगों के लिए समझना, क्योंकि बहुत सारे केसेस, जैसे अभी डॉक्टर ने भी बताया, कि लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं ऐसे समय में, डॉक्टर से पूछ ना करके, क्योंकि एक सेट प्रोटोकॉल है, उनको लग रहा है कि वो वही दवाइयां ले लेंगे,
और टेस्ट नहीं कराएंगे या डॉक्टर से नहीं पूछेंगे तो वो अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है. सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस, जस्ट लाइक डॉक्टर हैज सेड. So please keep all of these points in mind as well. Lastly, doctor, about vaccinations, I have to ask you. We are seeing constantly there are various cases of people who are getting scared for getting a vaccination done. A, because of thinking that perhaps even after vaccination there are cases that people have got COVID-19, so why should I go for one? There is one thought process which is going on like that. The other one is that Yes. there are some cases, there is news flow about some instances of vaccinations followed by some kind of blood clottings or other complications, which is actually again causing some kind of scare. इन सभी बातों को किस तरीके से सभी को समझना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही अभी हमारे पास एक ऐसा साधन है जो कि हमें बचा सकता है. जी, सी वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आज के टाइम में कोविड 19 जैसी खतरनाक बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए, कोविड 19 से लड़ने के लिए. वैक्सीनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. आई रिक्वेस्ट, आई अर्ज, वैक्सीन से आपको डरने का जरूरत नहीं है. वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना हो सकता है, पर वैक्सीन के बाद आपको कोरोना होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है. अगर आपको कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद भी संक्रमित करता है, तो आपको बहुत सीवियर लक्षण आएंगे, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी. इस बात की संभावनाएं बहुत कम है. अगर आज के ही कुछ लिटरेचर आर्टिकल की बात करें, तो जिन लोगों को वैक्सीन दोनों डोज लगे हैं, उन लोगों को दूसरे लोगों को संक्रमित करने की पोटेंशियलिटी, उनको खुद को इन्फेक्ट होने की पोटेंशियलिटी बहुत कम है. वैक्सीन इस पूरी कोविड वार का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है. आप वैक्सीन लगा के ना सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करते हैं, आप वैक्सीन लगा के आप अपनी सोसाइटी को भी सुरक्षित करते हैं. आप खुद को तो अपने आप को सीरियस होने से, बड़ी इलनेस होने से, आईसीयू जाने से, हॉस्पिटलाइज होने से, लंबे लंबे हॉस्पिटल बिल बनवाने से आप वैक्सीन लगाने से बचते हैं. साथ में आप सोसाइटी के कोविड वॉर में भी अपना योगदान देते हैं. वैक्सीन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. मैं अपनी दोनों वैक्सीन ले चुका हूं. मैं हेल्थ केयर वर्कर हूं. मैं वैक्सीन लेने के बाद मैं बड़े आराम से अपने सारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस, प्रोटेक्शन गैजेट्स के साथ मैं कोरोना के पेशेंट्स के साथ बड़े आराम से काम कर रहा हूं. मुझे विश्वास है कि वैक्सीन मुझे सुरक्षित रहेगी. मुझे विश्वास है कि वैक्सीन के बाद अगर मुझे कोरोना होता है तो मुझे सीरियस डिजीज नहीं होगी और मुझे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं ज्यादा उत्साह से अपने मरीजों की सेवा कर सकता हूँ. एब्सोल्युटली. इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर. बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इन सभी बातों पर इनसाइट्स शेयर करने के लिए. जो जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन अभी फैली हुई हैं, उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है. इन सभी को डील करने के लिए हम आपके साथ इसी तरीके से जुड़ते रहते हैं. हेल्थ केयर एक्सपर्ट से सीधा आपके साथ बात करवाते हैं. जो आपके सवाल हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उन सभी के जवाब भी हम डायरेक्टली इंडिया के टॉप हेल्थ केयर एक्सपर्ट से लेते हैं. बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और इसी के साथ हम इस खास चर्चा को यही समेटते हैं. आप देखते रहिए टीवी9 डिजिटल, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक को अगर बीट करना है तो हम साथ में करेंगे और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की एडवाइस आप तक पहुंचाता रहेगा टीवी9 डिजिटल.